हेलो बच्चों, एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यूपी बोर्ड 2023-24 क्लास 12 की मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस सेट सीरीज जो कि चल रही है, उसमें जीव विज्ञान के आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के मुख्य प्रश्न जो कि हमारे मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। चलिए देखते हैं आज के का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो होगा बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा जो कि 1 नंबर का होगा। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। विदलन के अंत में निर्मित कोशिकाओं का गोल ठोस भ्रूण कहलाता है। आपको बताना है जो विदलन के अंत में जो निर्मित कोशिका होती है जिसका स्ट्रक्चर होता है गोल व ठोस भ्रूण, वह कहलाता क्या है? क्या कहलाता है आप बताएंगे। उसको क्या बोलते हैं? कोरक पुटी या गैस्ट्रोला या तूतक या भ्रूण बीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तूतक। तूतक को ही इंग्लिश में बोलते हैं मोरूला। तो इसका आंसर क्या होगा? तूतक या मोरूला। ये क्या होता है कि जब युग्मनज यानी कि मेल एंड फीमेल युग्मक आपस में संलयित होकर जब जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं, फिर उसमें विदलन की क्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप 8 से जब 16 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, 8 से 16 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। 5 इस प्रकार से जब 8 से 16 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, वह स्टेज कहलाती क्या है? मारूला स्टेज। और इसी को एक नाम और है इसका जिसको बोलते हैं तूतक। तो आपको एग्जाम में इन दोनों नामों से देखने को मिल सकता है, तूतक या मरूला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तूतक या मरूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देख लीजिए इसका आंसर। कोरक खंडों का गोल व ठोस भ्रूण तूतक या मरूला कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संरचना या रचना भ्रूणीय वाह्य जनन स्तर से विकसित होती है? मीन्स कि आपको बताना है कि जो भ्रूणीय वाह्य जनन स्तर होता है उससे कौन सी संरचना विकसित होती है? पहला ऑप्शन है नोटोकॉर्ड या वृक्क, मस्तिष्क या यकृत। तो आपको सही जवाब देना होगा कि जो भ्रूणीय वाह्य जनन स्तर से भ्रूणीय वाह्य जनन स्तर से किस प्रकार की संरचना का फॉर्मेशन होता है, नोटोकॉर्ड, वृक्क या मस्तिष्क या यकृत। तो इसका सही जवाब होगा मस्तिष्क। मीन्स की जो भ्रूणीय वाह्य जनन स्तर होता है उससे मस्तिष्क संरचना का विकास होता है। सही आंसर इसका देख लेते हैं। मस्तिष्क भ्रूण के वाह्य जनन स्तर से विकसित होता है। जैसे कि बताया कि भ्रूणीय वाह्य जनन स्तर से किसका विकास होता है? मस्तिष्क का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है? मीन्स कि आपको बताना है भ्रूणीय मेसोडर्म से किसका उद्भव होता है? मस्तिष्क का होता है, फेफड़े का होता है, रुधिर का होता है या यकृत का होता है? तो इसका सही जवाब है जो भ्रूणीय मेसोडर्म है उससे किसका उद्भव होता है? रुधिर का। इसका सही जवाब हो जाएगा कि भ्रूणीय मेसोडर्म से किसका उद्भव होता है? रुधिर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? मीन्स कि आपको बताना है कि जो गर्भाशय में की संकुचन की जो क्रिया संपन्न होती है उस क्रिया को संपन्न करने के लिए किस प्रकार के हार्मोन की आवश्यकता होती है जो इस क्रिया को प्रेरित करता है? तो आपके पास ऑप्शंस है ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। मीन्स कि ऑक्सीटोसिन जो कि एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, यह गर्भाशय में संकुचन की क्रिया को प्रेरित करता है और तीव्र कर देता है। इसका आंसर देख लेते हैं। ऑक्सीटोसिन के श्रावण से गर्भाशय में संकुचन की क्रिया ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के श्रावण से गर्भाशय में संकुचन की जो क्रिया होती है क्या होती है? तीव्र हो जाती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन। अगर आपको क्या कहते हैं ये जो पीडीएफ फॉर्म में जितने भी नोट्स हैं अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हो
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, बस इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और आप हमारे इस चैनल यानी कि एवीएस की पाठशाला से जुड़ जाएंगे, और ये सभी पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल होंगे, जिससे आप इनको डाउनलोड करके पुनः एक बार खुद से घर पे प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे रखा होगा, इस पे क्लिक करिएगा, आप हमारे सीधे टेलीग्राम चैनल एवीएस की पाठशाला से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और पीडीएफ सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट के पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है विद सॉल्यूशन। ठीक, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको और बेहतर, और क्या कहते हैं, इससे बेहतर और अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन जो है हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न के हैं, जो कि प्रत्येक एक अंक का होगा। पहला क्वेश्चन, स्तनियों में निषेचन कहाँ होता है, अथवा महिलाओं में डिंबाणु का निषेचन कहाँ होता है। निषेचन इसी में अथवा में आपके दो क्वेश्चन है, मीन्स कि ये जो है यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है, अथवा महिलाओं में डिंबाणुओं का निषेचन कहाँ होता है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और इसी में क्वेश्चन और है, निषेचन कला का मुख्य कार्य बताइए। तो जो निषेचन की क्रिया होती है वो मैंने आपको शायद तीसरे या चौथे प्रैक्टिस सेट में बताया है कि वह कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनी नलिका में, अंडवाहिनी नलिका के तुम्बिका भाग में। ठीक, और ये जब क्या कहते हैं, ये तो हो गया कि महिला में डिंबाणुओं का निषेचन कहाँ होता है। डिंबाणुओं का निषेचन होता है फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब में। और निषेचन कला का मुख्य कार्य क्या होता है। निषेचन कला का जब फॉर्मेशन हो जाता है निषेचन के पश्चात, तो जो शुक्राणु होते हैं वे डिंबाणुओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। मेंस की निषेचन कला शुक्राणुओं को डिंबाणुओं में प्रवेश करने से रोकती है। देखते हैं आंसर। स्तनीय महिलाओं में डिंबाणुओं का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था पहले का। और दूसरा था कि निषेचन कला बन जाने के पश्चात, दूसरा क्वेश्चन है निषेचन कला का मुख्य कार्य बताइए। तो निषेचन कला का जैसे मैंने कार्य बताया कि निषेचन कला जब बन जाता है, निषेचन कला बन जाने के पश्चात शुक्राणु डिंबाणु में प्रवेश नहीं कर पाते। मीन्स के शुक्राणु जो होते हैं डिंबाणुओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन, युग्मनज क्या है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। युग्मनज जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो युग्मनज का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स कि जब नर युग्मक क्या हो गया आपका, ये नर है, नर युग्मक होगा शुक्राणु। जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संलयित होते शुक्राणु, और ये होते कैसे हैं, आगुणित। और मादा युग्मक नर युग्मक मादा युग्मक मीन्स मादा का सिंबल ये हो गया। और ये क्या होते हैं, अंडाणु। और ये भी कैसे होते हैं, आगुणित। जब ये आपस में संलयित होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज। और युग्मनज होता कैसा है, जब ये दोनों आगुणित हैं तो युग्मनज का फॉर्मेशन आगुणित आगुणित मिलकर एक द्विगुणित युग्मनज का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स के पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, जब नर युग्मक यानी शुक्राणु मादा युग्मक यानी अंडाणुओं से संलयित या संयोजित होता है तो युग्मनज का निर्माण करता है। और युग्मनज इसमें पूछा है कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इनमें का तात्पर्य है कि इस इससे मीन्स कि युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जो युग्मनज होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या हमेशा युग्मकों से द्विगुणित होती है। ठीक है, तो युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, द्विगुणित। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, अगुणित शुक्राणु मीन्स की जैसे कि बताया अगुणित शुक्राणु मीन्स की नर युग्मक एन, और अगुणित अंडाणु यानी कि मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज
होता कैसा है, युग्मनज का फॉर्मेशन हमने बताया कि आगुड़ित शुक्राणु जब आगुड़ित अंडाणुओं से संलयित या संयोजित होता है तो युग्मनज का फॉर्मेशन करता है। और युग्मनज होता कैसा है, द्विगुणित होता है। तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, द्विगुणित। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन दुग्ध मुक्त करता है, उसका स्रोत बताइए। मैंने अब इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट, आई थिंक चौथा प्रैक्टिस सेट नंबर है, उसमें बताया था कि जो शिशु के जन्म के बाद महिलाओं में दुग्ध श्रावण को प्रेरित करने वाला एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं क्या, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या क्या होता है, दुग्ध दुग्ध श्रावण को प्रेरित करने का कार्य। ठीक है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का मुख्य स्रोत क्या है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के थ्रू ये प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है। और पीयूष ग्रंथि के किस भाग से, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से। अग्रपिंड, पीयूष ग्रंथि में भी कहा, अग्रपिंड से यह हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। शिशु के जन्म के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध श्रावण को प्रेरित करता है, और यह कहाँ से, इसका मुख्य स्रोत क्या है प्रोलैक्टिन हार्मोन के श्रावण का, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड। पीयूष ग्रंथि में जो अग्रपिंड होता है वहां से यह प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या कहते हैं, इसको प्रेरित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन होगा लघु उत्तरीय प्रश्न का, जो जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक के होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के कार्य बताइए। मीन्स कि आपको बताना है कि पीत पिंडक का कार्य तथा अग्रपिंडक का कार्य। इसमें आपको बताना है कि पीत पिंडक का क्या कार्य है, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है अग्रपिंडक का कार्य। पीत पिंडक का कार्य, यह ग्राफियन पुटिका के फटने के पश्चात, मीन्स की जो ग्राफियन पुटिका होती है महिलाओं में, उसके फटने के पश्चात बनते हैं। मीन्स जो पीत पिंडक का फॉर्मेशन होता है ग्राफियन पुटिका के फटने के पश्चात, इनका फॉर्मेशन होता है जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन तथा पीत पिंडक से किन किन हार्मोन्स का, पीत पिंड, इनसे, एक मिनट, सही से लिख लेते हैं। जो पीत पिंड होता है, पीत पिंड, इनसे यह ग्राफियन पुटिका के फटने के पश्चात, ग्राफी ग्राफियन पुटिका जो होती है, ग्राफियन पुटिका, उसके फटने के पश्चात इनका निर्माण होता है। फटने के पश्चात ये पीत पिंड का फॉर्मेशन होता है। और इनसे जो हार्मोन स्रावित होते हैं कौन कौन से होते हैं, इनसे निम्न मुख्य हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन्स। ये जो मुख्य हार्मोन्स इससे कैप्टिव इंडेक्स से स्रावित होने वाले प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन्स होते हैं। जिसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, मीन्स कि ये वाला हार्मोन जो है, ये भ्रूण के आरोपण व जो भ्रूण होता है, भ्रूण के आरोपण व अपरा के निर्माण में सहायक होता है। मीन्स कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है वह भ्रूण के आरोपण, गर्भाशय में भ्रूण के आरोपण तथा अपरा के निर्माण में सहायता करता है। तथा अग्रपिंडक का कार्य क्या होता है, अग्रपिंडक अग्रपिंडक ये क्या होता है, जो मानव शुक्राणु होता है, मानव का शुक्राणु होता है, शुक्राणु के शीर्ष में, मीन्स की जो शुक्राणु की संरचना मान लो, जो ये शीर्ष भाग है, इसमें ये
जो शीर्ष में ये टोपीनुमा संरचना होती है, शीर्ष में टोपीनुमा जो संरचना पाई जाती है शुक्राणु के, इसको बोलते हैं अग्रपिंडक। अग्रपिंडक का फॉर्मेशन कैसा होता है, इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया कि जो जो क्या कहते हैं, मानव शुक्राणु में अग्रपिंडक या इसी को बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? गोल्जी काय। गोल्जी काय से अग्रपिंडक या एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, और इसमें जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं। जल अपघटनीय एंजाइम कौन से होंगे? जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जैसे कि लाइसिन। लाइसिन एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसिन एंजाइम का कार्य भी मैंने बताया था। लाइसिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? जो अंडाणु की बाह्य स्तर होता है, अंडाणु जो होते हैं महिलाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, अंडाणु के बाह्य स्तर को भेदने का कार्य किसका होता है? लाइसिन एंजाइम का। और ये लाइसिन एंजाइम अंडाणु के बाह्य स्तर को भेद कर शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश करने के लिए सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पीत पिंडक तथा अग्रपिंडक। चलिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं। पीत पिंडक या ग्राफियन पुटिका के फटने के पश्चात, ग्राफियन पुटिका के फटने के पश्चात बनी एक ग्रंथिल संरचना है, जिस जिससे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेंस तथा रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स भ्रूण के आरोपण तथा अपरा के निर्माण में सहायता करते हैं। अग्रपिंडक, अग्रपिंडक शुक्राणु के शीर्ष पर गोल्जी काय, जैसे कि बताया कि जो शुक्राणु का शीर्ष होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम, उस पर गोल्जी काय से बनी, मीन्स कि जो एक्रोसोम का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? गोल्जी काय। गोल्जी काय से बनी टोपी सदस्य संरचना होती है, जैसे कि ये कैप नुमा संरचना भी बनाकर यहाँ पर बताया कि टोपी नुमा संरचना के समान होती है, जिसे क्या बोलते हैं? अग्रपिंडक। एक्रोसोम को ही बोलते हैं अग्रपिंडक। इससे मुक्त होने वाले जल अपघटनीय एंजाइम, इससे मुक्त होने वाले जल अपघटनीय एंजाइम कौन से एंजाइम थे? लाइसिन। जल अपघटनीय एंजाइम लाइसिन। अंडाणु के रक्षात्मक आवरण, मीन्स के जो अंडाणु होता है उसके बाहर, सबसे बाह्य स्तर में, जिसको कोरोना रेडिएटर या अंडाणु के रक्षात्मक आवरण का अपघटन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव अंडाणु तथा शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें क्या करना है आपको? एक मानव शुक्राणु का तथा अंडाणु का चित्र बनाना है और नामांकन करना है। मानव शुक्राणु का चित्र मैंने अपने लास्ट वीडियो में बनाकर बताया था। चलिए देखते हैं। ये है मानव शुक्राणु, इसमें ये शीर्ष भाग होता है। मानव शुक्राणु का एक चित्र है जिसमें ये शीर्ष भाग है, ये 3 खंडों में बटा होता है। एक शीर्ष भाग, ये हो गया क्या कहते हैं, दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये इतना पोर्शन हो जाता है शीर्ष भाग, और ये भाग कहलाता है मध्य खंड। और मध्य खंड के बाद जितना ये स्ट्रक्चर है ये कहलाता है पुच्छ तंतु या पूछ, यानी कि तीसरा स्तर पूछ स्तर। ठीक, तो शीर्ष भाग में क्या होता है? शीर्ष भाग में अग्रपिंडक, या इसी को बोलते हैं क्या? एक्रोसोम। अग्रपिंडक को ही बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम, और एक्रोसोम में एंजाइम भरे होते हैं, मीन्स कि इसमें क्या है? जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं। कौन से जल अपघटनीय एंजाइम? अभी नाम बताया, लाइसिन। लाइसिन जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं जो कि अंडाणु के रक्षात्मक आवरण को भेदने का कार्य करते हैं। और इसके मध्य में, मीन्स कि ये वाले भाग, ये भाग कहलाता है नाभिक। नाभिक या केंद्रक, जिसमें समस्त जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए समाहित रहता है। और इसी के नीचे एक बिंदु नुमा संरचना जो ये दिख रही है, ये कहलाती है तारक केंद्रक। तारक केंद्रक के जस्ट बाद ये जो यहाँ से, जहाँ से अग्रभाग व मध्य खंड अलग हो रहे हैं, वह स्तर कहलाता है ग्रीवा।
यह ग्रीवा स्तर कहलाता है। ग्रीवा खंड के ग्रीवा भाग के नीचे का भाग मध्य खंड कहलाता है। और मध्य खंड में ये जो कुंडलीनुमा संरचना है, कुंडलीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? कुंडलीनुमा संरचना को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? यह समस्त शुक्राणु का जो होता है, समस्त शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किसका होता है? मध्य खंड में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के भाग का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भाग का कार्य क्या होता है? समस्त शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य। और इसके अंत में भी एक तारक का संरचना पाई जाती है। इसके मध्य अंत में भी एक तारक का संरचना पाई जाती है, जो कि बिंदु सदृश होती है। ठीक, ये यहाँ पर भी एक तारक का संरचना पाई जाती है। ठीक, और इसके बाद एक जो कुंडल ये घुमावदार संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं पुच्छ तंत्र या पूंछ, जो कि समस्त शुक्राणु को गति प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये हो गया मानव में शुक्राणु का चित्र। ठीक, मानव शुक्राणु का चित्र। अब अंडाणु की बात कर लेते हैं। अंडाणु जनन। अंडाणु जनन, अंडाणु का जो चित्र होता है, इसमें सबसे बाहरी स्तर होता है कोरोना रेडिएटा, जिसको बताया कि जिसको भेदने का कार्य लाइसिन एक्रोसोम या अग्रपिंडक में स्थित लाइसिन एंजाइम का, मीन्स कि ये वाले भाग अग्रपिंडक में जो लाइसिन एंजाइम होता है उसका कार्य होता है कोरोना रेडिएटा को या कूपक कूपिक कोशिकाओं को भेदने का कार्य करता है, जो कि अंडाणु को एक रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। इस रक्षात्मक आवरण के पश्चात एक ये हो गया आपका कोरोना रेडिएटर, ये वाले समस्त भाग। और इसके बाद ये जो संरचना दिख रही है, ये कहलाती है क्या? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा में एक जल नुमा संरचना भरी होती है, जिसे जेली कोड भी कहते हैं। इसके पश्चात एक क्या कहते हैं, गोल संरचना दिख रही है, जिसमें तरल माध्यम भरा होता है, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव। इस के अंदर जितना भी इस गोले के अंदर जितना भी तरल माध्यम है, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। और इसमें जो गोल संरचना दिख रही है, ये इनको बोलते हैं कार्टिकल लेग्यूल्स। इन्हीं संरचनाओं को बोलते हैं कार्टिकल लेग्यूल्स। ठीक, और ये जो संरचना दिख रही है, यही है मुख्य अंडाणु संरचना, जो कि नाभिक को, इसको नाभिक भी बोलते हैं। ठीक, और ये है आपके समस्त अंडाणु का एक चित्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, नर पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मीन्स कि आपको जो मानव में नर जनन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर उसको आपको दिखाना है। ठीक है, और उसके उस चित्र बनाना है और उसका नामांकन करना है। चलिए देखते हैं चित्र। ये है आपके नर जनन तंत्र, यानी कि मनुष्य मानव में नर जनन तंत्र का चित्र। अच्छा, मानव में जो मैंने शायद प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा था कि जो मनुष्य का मुख्य लैंगिक अंग है, मनुष्य का जो मुख्य लैंगिक अंग है वह क्या कहलाता है? प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में पूछा था। तो मनुष्य का जो मुख्य मनुष्य में नर में जो मुख्य लैंगिक अंग होता है वो क्या होता है? वृषण। ठीक, और मानव में वृषण की संख्या कितनी है? 2 या 1 जोड़ी। 2 या 1, इसी को बोलते हैं 2 या 1 जोड़ी। ठीक, ये जो संरचनाएं दिख रही हैं, ये जो संरचना दिख रही है, ये ये दो संरचनाएं क्या है? वृषण कहलाती हैं। अच्छा, वृषण में ये जो रेड कलर की संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं वृषण में जो रेड कलर की संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं वृषण जालिका। ये जो रेड कलर की संरचना है, इसको बोलते हैं वृषण जालिका। ये वाले, इसको बोलते हैं वृषण जालिका। वृषण जाल वृषण नहीं, ये जो रेड कलर की संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं वृषण पालिका। ठीक, वृषण पालिका बोलते हैं। और वृषण पालिका के अंदर ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं
जो ये ग्रीन कलर की संरचनाएं दिख रही हैं वृषण वृषण पालिका के अंदर, इनको बोलते हैं शुक्र जनन कोशिका। शुक्र जनन कोशिका की संख्या वृषण पालिका के अंदर शुक्र जनन कोशिका की संख्या वृषण पालिका के अंदर 1 से 3, कम से कम 1 या 3 होती हैं। ठीक। और शुक्र जनन कोशिकाएं यहाँ पे बता दें, शुक्र जनन जो सेल होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है नर जर्म कोशिका, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है नरजर्म कोशिका, और दूसरी होती है, एक मिनट, दूसरी होती है क्या, सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल। नरजर्म सेल क्या होता है, इसमें मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात शुक्रजनन सेल में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या कहते हैं, शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है। शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, और इन शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य किसका होता है, सर्टोली कोशिका का। मेन शुक्रजनन कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली हो गई नरजन्म कोशिका, दूसरी हो गई सर्टोली कोशिका। नरजन्म कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है, और इन शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य किसका होता है, ये सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जो कि शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती हैं। ठीक, ये यहाँ तक हो गया आपका शुक्र कोशिका तक। शुक्र कोशिका के पश्चात ये जो आपको ब्लू कलर की संरचना दिख रही है, इस ब्लू कलर की संरचना को बोलते हैं अंतराली कोशिका, या अंतराली कोशिका, या अंतराली कोशिका को ही बोलते हैं लीडिंग सेल। मीन्स की जो शुक्र जनन कोशिका के आगे की संरचना है, मीन्स की वृषण पालिका के आगे जो नीले कलर की संरचना है, ये क्या कहलाती है, अंतराली कोशिका, या इसी को बोलते हैं लीडिंग सेल। ठीक, अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल, अंतराली अंतराली सेल, और इसी को क्या बोलते हैं, या लीडिंग कोशिका। इसका कार्य क्या होता है, एक हार्मोन्स का श्रावण करता है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन 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 हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन्स क्या करते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। किसमें, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास किसके द्वारा होता है, एंड्रोजन हार्मोन्स के थ्रू, एंड्रोजन हार्मोन्स के थ्रू होता है। ठीक है। इसके पश्चात यही जो नीले कलर की संरचनाएं हैं जिसको बोलते हैं अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल्स, ये आगे चलकर एक जाल का निर्माण करती हैं। जाल किस संरचना का निर्माण करती हैं, ये जो यहाँ पर एक जालनुमा संरचना दिख रही है पीले कलर की, ये इस संरचना को बोलते हैं वृषण जालिका। वृषण जालिका के पश्चात शुक्रवाहिकाओं का निर्माण होता है। अच्छा, यहाँ पर शुक्राणुओं का फॉर्मेशन हो जाता है, और शुक्राणु वृषण जालिका के थ्रू वृषण शुक्रवाहिका में पहुंचते हैं, और शुक्रवाहिका, ये जो संरचना दिख रही है, इस संरचना को बोलते हैं शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जैसे कि ये दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका में शुक्राणु क्या कहते हैं, वृषण जालिका के थ्रू शुक्रवाहिका में पहुंचते हैं। शुक्रवाहिका के पश्चात ये अधिवृषण में पहुंचते हैं शुक्राणु, और अधिवृषण में शुक्राणुओं का भंडारण होता है। और शुक्राणुओं का भंडारण कहाँ पर होता है, शुक्राणु का भंडारण अधिवृषण, शुक्राणुओं का भंडारण कहाँ पे होता है, अधिवृषण में होता है। अच्छा, अधिवृषण में भंडारण के पश्चात इस ये अधिवृषण की संरचना है, मान लीजिए ये अधिवृषण की संरचना, ये यहाँ से चल रही है, ये आई,
और ये संरचना क्या कहलाती है? शुक्रवाहक। ये संरचना जो जा रही है इसको बोलते हैं शुक्रवाहक। शुक्रवाहक का कार्य क्या होता है? शुक्रवाहक का कार्य होता है शुक्राणुओं को अधिव्रषण से शुक्राणुओं को ले जाकर कहाँ पर? ये जो संरचना है शुक्राशय, अधिव्रषण से शुक्राणुओं को शुक्रवाहक के थ्रू कहाँ पर? शुक्रवाहक संरचना, यानी कि इस स्थान पर पहुंचाया जाता है, जो कि शुक्रवाहक जो संरचना होती है, ये शुक्रवाहक संरचना होती है मूत्रवाहिनी। मीन्स कि ये जो संरचना है इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी के पीछे से, मूत्रवाहिनी के पीछे से घूमकर पहुंचती कहाँ पर है? यहाँ पर, जो कि मूत्राशय या यूरेथ्रा बोलते हैं जिसको। ये मूत्राशय में पहुंचती है। मूत्राशय के किस भाग में? शुक्राशय। मूत्राशय के किस भाग में? मूत्राशय के शुक्राशय भाग में पहुंचती है, जहां पर शुक्राणु इकट्ठा होते हैं। ठीक। शुक्राशय के पश्चात, शुक्राशय के पश्चात एक संरचना ये दिख रही है जो सिंघाड़े नुमा संरचना होती है। ये संरचना, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि एक सिंघाड़े नुमा संरचना होती है। इसकी संख्या 1 होती है। ठीक। इसकी संख्या कितनी होती है? कभी कभी इसकी प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या भी पूछ लेते हैं तो 1 होती है। ठीक। ये सिंघाड़े नुमा संरचना होती है। यहीं पर शुक्राणुओं को तरल माध्यम प्रदान होता है और ये शुक्राणु उस तरल माध्यम में पहुंचकर वीर्य बन जाते हैं और अ, उसी तरल माध्यम के सहायता से ये मूत्र मार्ग के थ्रू, मूत्र मार्ग, ये जो दिख रहा है मूत्र मार्ग के थ्रू शिश्न मुंड के अग्र भाग से त्याग कर दिए जाते हैं और मादा की योनि तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है। अच्छे। प्रोस्टेट ग्रंथि तक बता दिया। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के पश्चात ये जो संरचना दिख रही है, ये दो संरचनाएं हैं, ये बोलते हैं, इनको बोलते हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथि, या इन्हीं को काउपर ग्रंथि बोलते हैं। काउपर, काउपर का, कहीं कहीं काउपर से या काउपर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक। इनकी संख्या होती है 2। और ये क्या कार्य करते हैं? ये मूत्र में गंध उत्पन्न करने का कार्य किसका होता है? काउपर्स ग्रंथियों का। ठीक। और ये मूत्र मूत्र में गंध उत्पन्न करने का कार्य करते हैं और उसको क्या कहते हैं? एक चिकनाहट देने का कार्य भी कॉपर्स ग्रंथि का एक कार्य और होता है, चिकनाहट प्रदान करना। ठीक है। और इसी के थ्रू ये यहाँ से मूत्र मार्ग से इसको शुक्राणुओं को त्याग कर मादा के योनि से गर्भाशय में और गर्भाशय से उसके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि निषेचन क्रिया संपन्न होती है। ये यहाँ तक और डिस्कस कर चुके हैं। मूत्र मार्ग तक वृषण भी बता चुके हैं। अच्छा, ये जो शिश्न का अग्र भाग होता है, इस पे एक स्किन होती है, जो एक त्वचा होती है, जिसको बोलते हैं अग्रछद। अग्रछद या इसी को बोलते हैं फोर स्किन। फोर स्किन, इसी को बोलते हैं अच्छद या फोर स्किन। और इसके शिश्न के अग्र भाग को क्या बोलते हैं? शिश्न। इस भाग को बोलते हैं शिश्न मुंड। तो ये था नर जनन तंत्र के बारे में, उसके चित्र और उसके समस्त भागों के बारे में एक विस्तृत जानकारी। मीन्स कि अगर आपको चित्र के लिए है तो आप चित्र तो देखकर ऐसे बना सकते हैं। अगर इसमें से आपको लॉन्ग में 5 नंबर में पूछता है कि नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं तथा उसमें पाए जाने वाले अंगों या ग्रंथियों के बारे में बताइए, तो आप एक ब्रीफ, यानी कि एक टिप्पणी, अगर ये चित्र ध्यान से देखा होगा और थ्योरी जो भी मैंने बताई अगर सुनी होगी तो आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, प्लेसेंटा निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मीन्स कि आपको बताना है जो अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण होता है उसके बारे में। तो अपरा जो होता है क्या है? अपरा या प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? मादा के गर्भाशय में होता है। और मादा के गर्भाशय में जो भ्रूण होता है, भ्रूण भ्रूण का जब रोपण, मीन्स कि मान लीजिए ये योनि, ये गर्भाशय है, गर्भाशय का चित्र मान लीजिए। तो इसमें 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर में सबसे
आंतरिक स्तर ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया मध्य स्तर, ये बाह्य स्तर। ठीक, इसमें मान लीजिए ये कोई एक भ्रूण है, तो भ्रूण गर्भाशय में गर्भ की भीतरी दीवार से जुड़ता है, और इसी संरचना को क्या बोलते हैं, अपरा या प्लासेंटा। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बारे में। अपरा या प्लासेंटा। अपरा या प्लासेंटा का विकास भ्रूणीय कोरियान तथा गर्भाशय के भी, गर्भाशय भित्ति के दोनों से ही होती है। मीन्स कि जो अपरा का विकास होता है भ्रूणी कोरियान तथा गर्भाशय के भित्ति दोनों से होती है। मीन्स कि भ्रूणी कोरियान भी इसके निर्माण में सहायता करते हैं तथा गर्भाशय भित्ति, ये दोनों मिलकर इसमें सहायता करते हैं। भ्रूणी कोरियान से रसांकुर होता है। जो भ्रूणी कोरियान होता है इसमें रसांकुर की क्रिया तथा रुधिर वाहिनियों का विकास हो जाता है। जो भ्रूणी कोरियान है उसके थ्रू रसांकुर तथा रुधिर वाहिनियों का विकास हो जाता है और एक अत्यधिक संवहनीय अंग का निर्माण होता है, जिससे एक अत्यधिक संवहनीय अंग का निर्माण हो जाता है। यह अंग गर्भाशय तथा भ्रूण के रसांकुर से परस्पर जुड़कर, जो प्लेसेंटा होता है ये के गर्भाशय से जुड़कर भ्रूण के रसांकुर से परस्पर जुड़कर भ्रूण को गर्भाशय दीवार गर्भाशय की जो दीवार होती है से जोड़ दिया जाता है। और यह जोड़कर क्या करता है, यह भीतरी दीवार से गर्भाशय की भीतरी दीवार से जो भ्रूण का जुड़ाव होता है इसी को क्या बोलते हैं, अपरा, या इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो भ्रूण हो गया यह गर्भाशय की भीतरी दीवार है, इससे जो ये जुड़ता है, इसी जुड़ने वाली जो संरचना होती है ये संरचना, इसी को क्या बोलते हैं, अपरा या प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, या इसी को बोलते हैं अपरा। ठीक, अपरा के रसांकुर को क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विली, गर्भाशय की दीवार में धसे हुए रहते हैं। रसांकुर या विली गर्भाशय की भीतरी दीवार में धसे हुए होते हैं। अपरा का निर्माण निषेचन के तीसरे सप्ताह तक हो जाता है। मीन्स की जब निषेचन क्रिया संपन्न होती है उसके तीसरे सप्ताह तक, निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है उसके तीसरे सप्ताह तक अपरा का फॉर्मेशन हो जाता है। अपरा में मात्र रुधिर एवं भ्रूण रुधिर वाहिनियां अलग अलग होती हैं। जो अपरा होती है इसमें एक तो होती है मात्र रुधिर, ठीक, मात्र रुधिर संरचना, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है भ्रूण रुधिर वाहिनियां। मीन्स की दूसरी संरचना होती है भ्रूण से जो रुधिर वाहिनियां निकलती हैं वह अलग अलग होती है। मीन्स की एक ही संरचना नहीं होती है, जिससे दोनों का रुधिर आपस में नहीं मिल पाता। मीन्स की जो माता के द्वारा शुद्ध रक्त भ्रूण में पहुंचाया जा रहा है, और जो भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आ रहा है वह माता के शरीर में पहुंचाने के लिए दोनों के अलग अलग, क्या कहते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। वो किसी दोनों के लिए एक संरचना नहीं, जबकि दोनों के लिए एक अलग अलग संरचना विकसित होती है, जिससे दोनों का रुधिर आपस में नहीं मिल पाता। मीन्स कि जब ये दोनों संरचनाएं अलग अलग हो जाती हैं तो जो माता का रुधिर है और बच्चे का क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ से युक्त रुधिर है वो आपस में नहीं मिल पाता। अपरा बनने के कुछ समय पश्चात अपरा तथा भ्रूण के बीच एक रज्जु समान संरचना बन जाती है। मीन्स की जो अपरा बनने के कुछ समय पश्चात, जो अपरा की संरचना होती है उसके बनने के कुछ समय पश्चात अपरा तथा भ्रूण के बीच, अपरा और भ्रूण के बीच एक रज्जु समान, मीन्स की जैसे रस्सी होती है उसके समान एक संरचना बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, नाभिरज्जु। नाभिरज्जु या नाभिनाल बोलते हैं, जिसे नाभिरज्जु या नाभिनाल बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अम्बी umbilical कॉर्ड। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं umbilical कॉर्ड। आगे देखते हैं, अपरा के दो भाग होते हैं। ठीक, जो अपरा होता है जैसे कि अभी थ्योरी में डिस्कस किया गया कि जो अपरा होता है उसमें दो भाग होते हैं, जिसमें माता के द्वारा जो शुद्ध रक्त लाया जाता है उसके लिए अलग, तथा जो शिशु द्वारा अपशिष्ट पदार्थ युक्त जो रक्त होता है वो माता में पहुंचाने के लिए उसके लिए अलग होता है। तो अपरा के दो भाग होते हैं। पहला होता है गर्भ अपरा। गर्भ अपरा, यह इसका कार्य क्या होता है, गर्भ अपरा यह जो होता है भ्रूण के कोर यौन रसांकुर से बना होता है। जो अपरा भाग होता है गर्भ
गर्भ अपरा या भ्रूण के कोरियान रसांकुर भाग से बना होता है तथा मात्रक अपरा गर्भ अपरा को इंग्लिश क्या बोलते हैं, फीटल प्लेसेंटा, तथा मात्रक अपरा जिसको बोलते हैं मैटरनल प्लेसेंटा। यह भाग माता के गर्भाशय की भित्ति का बना होता है। जो माता होती है उसकी गर्भाशय की भित्ति का बना होता है। मात्रक तथा गर्भ अपरा एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं होते हैं, जैसा कि ऊपर डिस्कस ही किया गया था। जो मात्रक का गर्भ अपरा होता है और गर्भ अपरा दोनों अलग अलग होते हैं, ये एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं होते। मात्रक अपरा से पोषक पदार्थ, जो मात्रक अपरा होती है उससे पोषक पदार्थ युक्त रुधिर भ्रूण में पहुंचाया जाता है तथा पोषक पदार्थ युक्त तथा ऑक्सीजन उसी के थ्रू पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन विसरण के द्वारा गर्भ अपरा में रुधिर पहुंचाते हैं तथा गर्भ अपरा, जो कि गर्भ अपरा होता है, उससे क्या होता है, गर्भ अपरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त तथा उत्सर्जी पदार्थ युक्त मात्रक अपरा में रुधिर पहुंचाने का कार्य करते हैं। मीन्स की जो मात्रक अपरा होता है इसमें पोषक पदार्थ युक्त रुधिर तथा जिसमें ऑक्सीजन भी होती है, वो गर्भ अपरा, वो क्या कहते हैं, वो के द्वारा गर्भ अपरा में पहुंचाया जाता है तथा गर्भ अपरा में जो अशुद्ध रुक्त या अपशिष्ट पदार्थ युक्त रुधिर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थ संचित रहते हैं, वह मात्रक अपरा में रुधिर के माध्यम से पहुंचा दिए जाते हैं। तो यह था प्लेसेंटा या अपरा के बारे में टिप्पणी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन होगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर का होगा। इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नर जनन तंत्र या पुरुष के जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। मीन्स के नर जनन तंत्र का चित्र इसके पहले उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको चित्र बनाना है तथा उसमें पाए जाने वाले जो अंग हैं उनके बारे में बताना है। नर अथवा मानव के नर जनन तंत्र के नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। वृषण का मुख्य कार्य बताइए। मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। जो मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन वो तो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन इसमें जो शुक्राणु संचित होते हैं, अभी जो नर जनन तंत्र का सचित्र का नामांकित चित्र आया था उसमें मैंने बताया था कि मानव में जो शुक्राणु का भंडारण होता है वह कहाँ पर होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी मैं इस क्वेश्चन के अंत में तो डिस्कस आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर दे ही दूंगा। ठीक। मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये थे, आपको किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एक टाइप ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तरीके से क्वेश्चन इसमें जैसे पूछा गया, या फिर और भी कोई तरीके से भी पूछ सकता है। तो आपको इनका आंसर सिर्फ एक ही है। आपको एक नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है और उसके बारे में वर्णन करना है। चलिए देखते हैं। उत्तर नर जनन तंत्र के 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रमुख होता है मुख्य अंग। मुख्य अंग, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो मनुष्य में नर जनन तंत्र है, यानी कि अंग नर का प्रमुख जनन अंग है, वो क्या है, वृषण है। ठीक। और मनुष्य में वृषणों की संख्या कितनी होती है। अभी नर जनन तंत्र के बारे में जब डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि मानव में कितनी, एक जोड़ी वृषण होते हैं। ठीक। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। वृषण, मुख्य जनन तंत्र क्या हो जाएगा, वृषण। मानव में एक जोड़ी या दो, एक जोड़ी या दो वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है। मानव में जो होते हैं वृषण एक जोड़ी या संख्या में दो होते हैं, जो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। ठीक। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सैक में स्थित होते हैं। वृषण लगभग जो इनकी लंबाई होती है वृषण की, वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई होती है 2 से 2.5 से 3 सेंटीमीटर। जो वृषण की लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर तथा इनकी चौड़ाई होती है 2.5 से 3 सेंटीमीटर। ठीक। वृषण में अनेक कुंडली नुमा नलिका, वृषण अनेक कुंडली
नलिकाओं के बने होते हैं। जो ये कुंडली नलिका है, इन्हीं की बात की जा रही है कि वृषण का जो फॉर्मेशन होता है अनेक कुंडली नुमा संरचना के थ्रू होता है। ठीक। वृषण अनेक कुंडली नुमा संरचना के बने होते हैं, जो शुक्र जनन नलिकाएं कहलाती हैं। इन्हीं को अच्छा, वृषण जालिका के पश्चात ये जो संरचना बनी थी, इसको क्या कहते हैं हम लोग? शुक्र जनन नलिका। तो इन शुक्र जनन नलिकाओं में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इन शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और शुक्राणुओं का भंडारण कहाँ होता है? वृषण अधिवृषण में। ठीक। इन इन शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण में उपस्थित लीडिंग कोशिकाएं, या इन्हीं को क्या बोला गया था? अंतराली कोशिकाएं। लीडिंग कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं, इनका कार्य भी मैंने बताया था कि लीडिंग कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं एक हार्मोन्स का श्रवण करती है, एस्ट्रोजन, या इसी को बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन, जो कि नर में एंड्रोजन, या इन्हीं को बोलते हैं एंड्रोजन को ही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स भी बोलते हैं, जो कि नर में क्या करते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। वृषण में उपस्थित लीडिंग कोशिकाएं नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रवण करती हैं, और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं, क्या होते हैं? नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण लैंगिक लक्षण का विकास करते हैं, विकास करने का कार्य करते हैं। ठीक है। चलिए फिगर में जो ये संरचना है, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो संरचना है, यह कहलाती है वृषण। और ये संपूर्ण संरचना जो वृषण की है, ये किससे ढकी होती है? वृषण कोश से। जो बाह्य संरचना होती है, इसको बोलते हैं वृषण कोश। ठीक। और ये जो है, इनको बोलते हैं या इनको बोलते हैं, जो ये ब्लैक कलर की संरचना है, इनको बोलते हैं वृषण पालिका। वृषण पालिका। और वृषण पालिका में जो पीले कलर की संरचना होती है, इसको बोलते हैं शुक्र जनन कोशिका। शुक्र जनन शुक्र जनन कोशिका या सेल। शुक्र जनन कोशिका या सेल के दो भाग होते हैं, नर जर्म कोशिका और सटोली कोशिका। नर जर्म कोशिका में असूची विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है, जबकि लीडिंग कोशिकाएं इन शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती हैं। मैंने ये आपको बता रखा है पहले ही। ठीक है। और ये जो है, ये आगे ये जो संरचना है, ये आगे चलकर क्या, ये यहाँ पर एक वृषण जालिका का निर्माण करती है। ये जो संरचना है वृषण जालिका, इसको बोलते हैं वृषण जालिका। और वृषण जालिका के पश्चात ये जो संरचना है, यहाँ पर इसको बोलते हैं शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका, जहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिकाओं से शुक्राणु के निर्माण के पश्चात ये जो संरचना है ग्रंथिल और कुंडली नुमा, इसको बोलते हैं क्या? आदिवृषण। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं आदिवृषण। रुकिए, इसको ठीक से लिख देते हैं। इस संरचना को बोलते हैं अधिवृषण। और अधिवृषण में ही शुक्राणुओं का भंडारण होता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि शुक्राणुओं का भंडारण कहाँ पर होता है, तो अधिवृषण में होता है। और ये जो नलिका है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? शुक्र शुक्र जन नलिका। ठीक है। चलिए देखते हैं। ये तो हो गया मुख्य अंग। आगे बढ़ते हैं। आगे जो सहायक अंग होते हैं, मुख्य अंग क्या हो गया? नर का जो मुख्य जनन अंग होता है, वो वृषण होता है, और उसमें जो सहायक अंग होते हैं, वे कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो जैसा कि थ्योरी थोड़ी सी देख लेते हैं, फिर बताते हैं। ये अंग जनन क्रिया में सहायता करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सहायक अंग जो है, ये जनन प्रक्रिया में क्या करेंगे? सहायता करेंगे। जनन प्रक्रिया में एक सहायक की भांति कार्य करते हैं।
इन जो कि निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? अधिवृषण। अधिवृषण ये लगभग 6 मीटर। अधिवृषण जैसा कि बताया कि ये वाली जो संरचना है, ये इसको बोलते हैं अधिवृषण। ये संरचना अधिवृषण की है। इसके बारे में देख लेते हैं थ्योरी। ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी व पतली तथा अत्यधिक कुंडली नुमा नलिका होती है। जैसा कि आप संरचना में देख ही पा रहे होंगे कि यह कुंडली नुमा एक अत्यंत कुंडली नुमा संरचना है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। जो वृषण के अग्र पश्च तथा भीतरी भागों को ढकने में सहायता करती है। अच्छा, ये अधिवृषण का कार्य क्या होता है? जो एक कुंडलीनुमा संरचना होती है जो कि वृषण के अग्र पश्च तथा भीतरी भाग को ढकने में सहायता करती है। यह अति कुंडलित होकर एक 4 सेंटीमीटर लंबी तथा चपटी एवं कामा आकृति संरचना बनाती है। यह क्या करती है? अति कुंडलित होकर 4 सेंटीमीटर लंबी तथा चपटी एवं कामानुमा, जैसा कि ये संरचना आप देख रहे हैं, ये इतना, ये संरचना, ये देखिए संरचना, इसमें क्या है? ये जो संरचना होती है जैसे कामा नहीं लगाते ऐसे, तो इसी कामा का एक उल्टा प्रतिबिंब जैसे बना हो, तो वो कामा के समान ही ये संरचना उल्टी दिख रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं लंबी चपटी एवं कॉमन आकृति की संरचना बनाती है, जिसे इंग्लिश में अधिवृषण को बोलते हैं एपिडिडेमिस। ठीक है। अच्छा, इन्हीं अधिवृषण में, एपिडिडेमिस में या अधिवृषण में शुक्राणुओं का संग्रहण व परिपक्वन होता है। मेंस के जैसे क्वेश्चन में था कि शुक्राणुओं का भंडारण कहाँ पे होता है, तो उसका आंसर ये है, शुक्राणुओं का भंडारण कहाँ पर होता है? एपिडिडेमिस, या इसी को क्या बोलते हैं? अधिवृषण। एपिडिडेमिस या अधिवृषण में शुक्राणुओं संग्रहण होता है या भंडारण कह सकते हैं, और यहीं पर इसका परिपक्वन होता है। एपिडिडेमिस के 3 भाग होते हैं: शीर्ष एपिडिडेमिस, मध्य एपिडिडेमिस तथा पुच्छ एपिडिडेमिस। ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा सहायक अंग कौन सा है। दूसरा सहायक अंग है शुक्रवाहिनी, या इसी को बोलते हैं वैसा डिफरेंस। शुक्रवाहिनी दूसरा हो गया, दूसरा सहायक अंग। एपिडिडाइमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करते हुए शुक्राशय से होते हुए मूत्र मार्ग के मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है। ठीक है। तो इसको शुक्रवाहिनी, यानी कि ये जो अधिवृषण की संरचना थी, ये अधिवृषण की जो संरचना थी, ये यहाँ से देखिए, ये संरचना जो जा रही है, तो ये कहलाती है शुक्रवाहक, या इसी को बोलते हैं शुक्रवाहिनी, जो कि मूत्रवाहिनी के पीछे से घूमकर क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग के अधर भाग में, ये मूत्र वाहिनी के पीछे से घूमकर मूत्र भाग के अधर भाग में, ये अधर भाग हो गया, यहाँ पर ये खुलती है। इसकी थ्योरी फिर से एक बार देख लेते हैं। एपिडिडाइमिस से एक मूत्र वाहिनी निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करते हुए शुक्राशय से होते हुए मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है। शुक्राशय, शुक्राशय के बारे में जान लेते हैं। शुक्राशय ये संरचना हो गई, ये जो संरचना है इसको बोलते हैं शुक्राशय। ये जो ये एक ये और एक ये संरचना है शुक्राशय। ठीक है। शुक्राशय को सेमिनी वेसिकल बोलते हैं। यह एक द्विपालित थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है। जो शुक्राशय होती है द्विपालित होती है, जैसे कि आप चित्र में ही देख पा रहे होंगे, एक यह पाली हो गए और एक पाली यह हो गई। द्विपालित थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है। इसमें चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य का मुख्य भाग बनाता है। मीन्स कि इसमें एक द्रव स्रावित होता है, चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य का मुख्य भाग बनाता है तथा शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। मीन्स की शुक्राशय एक द्विपालित थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है, जिसमें चिपचिपे द्रव स्रावित होते हैं, चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य का मुख्य भाग बनाता है। वीर्य जो होता है उसका मुख्य भाग बनाता है, और वीर्य का कार्य क्या है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का। जो शुक्राणु बन गया उनको पोषण प्रदान करने का कार्य किसका होता है? वीर्य का। दूसरा है अगला 3 भागों के बारे में डिस्कस कर चुके, ये दूसरा हो गया। ये तीसरा सहायक अंग, ये चौथा सहायक अंग, और ये 5वां सहायक अंग। चौथा सहायक अंग मूत्र मार्ग।
मूत्र मार्ग, ये ये जो संरचना दिख रही है, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे या इस प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे कॉपर ग्रंथि या कंदमूत्र ग्रंथि के पश्चात जो ये संरचना दिख रही है, ये वाली, इसमें ये जो नलीनुमा संरचना है, इसको बोलते हैं क्या? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग में क्या होता है? मूत्र तथा वीर इसी मार्ग द्वारा शरीर के बाहर आते हैं। मीन्स कि इसी के थ्रू, इसी मार्ग के थ्रू मूत्र तथा वीर शरीर के बाहर, मूत्र व वीर इसी मार्ग से शरीर के बाहर आते हैं। शिश्न, शिश्न या इसी को बोलते हैं पेनिस। यह मैथुन अंग होता है। मीन्स कि यह पुरुष का मैथुन जनन अंग होता है। यह वृषण कोश के मध्य स्थित होता है। ये हो गए आपके वृषण, मीन्स कि ये दो वृषण हो गए। इसके मध्य में जो स्थित ये संरचना है, इसको बोलते हैं, दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ये हो गए आपके क्या? वृषण। इन वृषण के बीच में ये जो संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं शिश्न। यह मैथुनंग होता है। यह वृषण कोश के मध्य में स्थित होता है। शिश्न के मध्य से मूत्र मार्ग गुजरता है, और जो शिश्न के मध्य का जो ये वाला हिस्सा है, इसके मध्य से मूत्र मार्ग ये गुजरता है, मूत्र मार्ग गुजरता है, जो शिश्न के अग्र छोर पर खुलता है। जो शिश्न के ये मीन्स की ये इस भाग में खुलता है, जिसको बोलते हैं शिश्न मुंड। शिश्न के अग्र भाग में खुलता है, जिसको बोलते हैं शिश्न मुंड। अच्छा, सहायक जनन अंग हो गया। अब अगला क्या है? तीसरा भाग है सहायक जनन ग्रंथियां। इसके बारे में देखते हैं। इन ग्रंथियों, जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों से स्रावित जनन प्रक्रिया, स्राव जो होता है, जो इन जनन ग्रंथियों से जो भी स्राव होता है, जो क्या करता है, जनन प्रक्रिया में, जो जनन प्रक्रिया होती है उसमें सहायता करता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इनमें सहायक जनन ग्रंथियां भी कई प्रकार की होती हैं। पहली है पोस्ट्रेट ग्रंथि। पोस्ट्रेट ग्रंथि का कार्य देख लेते हैं। पोस्ट्रेट ग्रंथि, ये जो सिंघाड़े नुमा संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं पोस्ट्रेट ग्रंथि। और ये कहाँ पर होती है? शुक्राशय के जस्ट नीचे ये जो सिंघाड़े नुमा संरचना है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि की अगर कभी संख्या पूछ ले तो यह होती है एक। प्रोस्टेट ग्रंथि, यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधर तल पर स्थित हो। मूत्र मार्ग के, ये जो मूत्र मार्ग हो गया, इसके अधर तल पर स्थित होते हैं। यह अनेक पिंडों की बनी होती है, या अनेक पिंडों की बनी होती है। इस ग्रंथि से हल्का क्षारीय तरल स्रावित होता है। मीन्स प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्राव स्रावित होता है, उसका माध्यम कैसा होता है? क्षारीय होता है। मीन्स प्रोस्टेट ग्रंथि से जो तरल स्रावित होता है, उसका माध्यम कैसा होता है? क्षारीय होता है। जो मूत्र मार्ग की अम्लता, मीन्स कि इसका कार्य क्या क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि से क्षारीय तरल स्रावित होता है, जो मूत्र मार्ग की अम्लता को नष्ट कर देता है। अच्छा, जब ये अम्लता को नष्ट कर देता है, तो अम्लता को नष्ट करने का मुख्य कारण क्या है? जिससे शुक्राणु सक्रिय बने रहते हैं। जब अम्लता को नष्ट कर देता है, तो जो शुक्राणु की सक्रियता है वह बनी रहती है। शुक्राणु की सक्रियता को नष्ट होने से बचाने के लिए यह मूत्र मार्ग में क्षारीय तरल को स्रावित करता है। क्षारीय तरल अम्लीय माध्यम को, जो ये अम्लीय माध्यम था, इसको नष्ट कर देता है। अम्लीय माध्यम को जब नष्ट कर देता है, तो शुक्राणु को निष्क्रिय होने से बचाता है, और शुक्राणु सक्रिय बने रहते हैं। अगला सहायक जनन ग्रंथि कौन सी है, देखते हैं। काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स अगली सहायक जनन ग्रंथि है। काउपर्स, जो कि पोस्ट्रेट ग्रंथि के जस्ट नीचे पाई जाती है। ये हो गया पोस्ट्रेट ग्रंथि, जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और काउपर्स ग्रंथि कहाँ पर है? काउपर्स ग्रंथि जस्ट इसके बाद की संरचना जो ये वाली है, ये सूक्ष्म पोस्टेट ग्रंथि के बाद ये जो संरचना दिख रही है छोटी छोटी, ये काउपर्स ग्रंथि की, अगर या कंदमूत्र ग्रंथि भी इसको बोलते हैं, दो होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये एक, इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक जोड़ी ग्रंथि मूत्र मार्ग के दाएं बाएं स्थित होती है, जैसा कि चित्र में दिख ही रहा होगा। मूत्र ये एक जोड़ी ग्रंथि मूत्र मार्ग के दाएं बाएं स्थित होती है। काउपर्स ग्रंथि मैथुन से पहले एक क्षारीय एवं चिकने द्रव का श्रावण करती है।
जो कॉर्पस ग्रंथि होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? एक क्षारीय व चिकने द्रव का श्रवण करना होता है। यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है। इसका भी कार्य क्या होता है? मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करना तथा योनि मार्ग को चिकना बनाकर मैथुन क्रिया में सहायता करना। इसका मुख्य कार्य क्या होगा? मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करना, मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करना तथा यौन मार्ग को चिकना बनाकर मैथुन क्रिया में सहायता करना कॉर्पस ग्रंथि का मुख्य कार्य हो गया। और लास्ट में बचता है क्या? पेरिनियल ग्रंथि। पेरिनियल ग्रंथि या पेरिनियल ग्लैंड एक यह भी होती है। इसकी भी संख्या कितनी होती है? दो या एक जोड़ी पेरिनियल ग्रंथि मलाशय के पास स्थित होती है। मलाशय के पास स्थित होती है। इससे स्रावित रसायन विशेष संभोग उत्तेजक गंध प्रदान करते हैं। इससे जो एक रसायन स्रावित होता है जो कि विशेष संभोग के समय एक उत्तेजक गंध उत्पन्न करता है, जिससे कि संभोग के समय उत्तेजना बढ़ती है। तो ये थे ये था आपका क्वेश्चन का आंसर, जो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो आज के जो मुख्य प्रश्न थे यही थे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिए। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए हो, नोट्स आपको अगर अच्छे लगे हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे रखा होगा, या फिर क्यूआर कोड दिया गया है उसके थ्रू आप उसको स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और हम वहां पर आपको ये पीडीएफ जो है फ्री में मिलेंगे। सारी पीडीएफ फ्री में ही मिल जाएंगी और उनको डाउनलोड करके आप एक बार पुनः जितना मैंने बताया इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और हाँ, इस जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं सब में से एक एक दो दो क्वेश्चन आने तय है। और अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आगे चल के आप लोगों के लिए बहुत समस्या होने वाली है। तो आप आज ही से लग जाइए। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं बचे आपके एग्जाम में और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।